अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग प्रोग्राम चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लर्न करेंगे रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म के अगर हम फादर ऑफ द रोमांटिसिज्म देखें तो कंसीडर किया जाता है जेन जैकोस रोसो को। रोसो वो पर्सन था जिन्होंने रोमांटिसिज्म का काम स्टार्ट किया था और इनको एज अ फादर कंसीडर किया जाता है। इसको बिल्कुल इस तरह नहीं कह सकते कि फादर ऑफ द रोमांटिसिज्म रोसो ही हैं, बिकॉज रोमांटिसिज्म एक पीरियड आया था जिसमें लिटरेचर व्यू ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की थी। इन साइकोलॉजी में इसकी प्रोग्रेस कम थी, लेकिन लिटरेचर व्यू के ज़्यादा होने की वजह से इनके इंग्लिश जो लिटरेचर वाले हैं उनके पास रोमांटिसिज्म के फादर हैं। बट साइकोलॉजी में अगर हम इन्हें पॉइंट ऑफ व्यू से इस पीरियड को देखते हैं तो हमारे पास जेन जैकोस रोसो की कंसीडर किया जाता है रोमांटिसिज्म को के फादर में। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम न्यू स्कूल ऑफ थॉट सब लर्न कर सकें। स्टार्ट करते हैं। रोमांटिसिज्म का क्या पीरियड है, इसमें एक्चुअली क्या कहा जाता है। रोमांटिसिज्म के जितने भी हमारे पास फिलोसफर्स आते हैं वो कहते हैं कि हर पर्सन यूनिक होता है अपनी एबिलिटीज में, और वो ज्यादा फोकस इरेशनल चीजों को देते हैं, रैशनैलिटी से वो दूर भागते हैं। वो कहते हैं चीजें जो सी होती हैं वो इरेशनल होती है, मसलन के फीलिंग्स एंड इमोशंस, एंजॉय, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। एज लाइक द यूजुअल आप देखते हैं आपकी जो सी उर्दू में भी गजल्स होती हैं, इंग्लिश में जो पोइम्स होती हैं उसमें भी वो ज़्यादा फोकस जो कर रहे होते हैं वो इरेशनल चीज़ों पे कर रहे होते हैं, नेचर पे काम कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा। सो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं पीपल थे जो उनसे रोमांटिसिज्म के, वो लोग बिलीव करते थे कि जो नेचर के इम्पल्स हैं, जो लोग ज़िंदगी बाय नेचर गुजारते हैं, उन पे वो उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते थे। कुछ फिलोसफर्स कहते हैं कि वो आर्ग्यू करने लगे थे, जो कि इससे पहले पीरियड था उसमें कहते थे कि हम जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंसेस से ड्राइव करते हैं या लेते हैं, तो ये इन चीज़ों को सबको रिजेक्ट करते हैं। ये कहते हैं कि ह्यूमंस के पास डिफरेंट जो है वैरायटी है और वो इरेशनल फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, और डिफरेंट इमोशंस को उन्होंने डिस्क्राइब किया, डिफरेंट ऑथर ने, डिफरेंट फिलोसफर्स ने। इसके अलावा अगर आप रोमांटिसिज्म की डेफिनेशन एग्जिस्ट चाहते हैं तो वो है द फिलोसफर्स, वो फिलोसफर जो इम्फोसाइज करते हैं इरेशनल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन नेचर की रेशनल कंपोनेंट पे जो काम कर रहे हैं, और दैट इज कॉल्ड द रोमांटिसिज्म। तो स्टूडेंट्स ये बिलीव करते थे कि जो ह्यूमंस जो उनसे हैं वो सर्च आउट में है, और विव्ड इंफॉर्मेशन होती है कि जो चीज़ें आप अपनी आई से यूज़ करके देखते हैं, और फिर अनफीलिंग्स होती हैं वो पीपल्स रिड्यूस करते हैं। ये एम्पेरिसिज्म को रिड्यूस किया था। एम्पेरिसिज्म वालों ने कहा था सेंसेशंस पे काम किया था, इसलिए ये इन चीज़ों को सबको रिजेक्ट करते हैं, ये इरेशनल पे काम करते हैं, जबकि उन्होंने रैशनैलिटी पे काम किया था। ये कहते हैं बेस्ट वे है कि किसी भी ह्यूमंस को अगर लाइक करना है तो उसकी टोटली स्टडी की जाए। किसी भी पर्सन को लव करने का मतलब वो ये कहते थे कि उस पर्सन को टोटली अंडरस्टैंड करने के बाद ही ये किसी पर्सन से लव किया जा सकता है। उनके मुताबिक ये उनकी फिलॉसफी थी। 3 पर्सन है जो कि रोमांटिसिज्म में मेजर रोल प्ले किया था। फर्स्ट वन है जेन जैको रोसो, जो कि इसके कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ द रोमांटिसिज्म, एंड द सेकंड वन इज अ जोहान वोल्फगैंग वॉन गोथे, और आर्थो सोफो फेनस, इसको यूं प्रोनाउंस किया जाता है लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैन जैको रोसो को डिस्कस करते हैं कि इन्होंने क्या फिलॉसफी दी। कंसीडर द फादर ऑफ द मॉडर्न रोमांटिसिज्म, जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि मॉडर्न रोमांटिसिज्म का फादर समझा जाता है। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया जो भी पीरियड स्टार्ट होता है उसके अब अगर आप उनकी स्टडी करते हैं तो आपको उनके बारे में, जैसा कि वो पीरियड के लिहाज से बिल्कुल भी शो ऑन नहीं होता कि ये तो इन चीज़ों पे इन्होंने काम ही नहीं किया। एक्चुअली वहाँ से काम शुरू हुआ होता है, तो हमें वो काम बिल्कुल ही माइनर नजर आ रहा होता है, लेकिन वो माइनर काम नहीं होता। उस काम से एक उस चीज की ईंट रख दी जाती है, उस काम को शुरू कर दिया जाता है। लाइक द जैन जैको रोसो ने भी यही काम शुरू किया था। ह्यूमन नेचर पे बिलीव करते थे। बेसिकली ये कहते थे कि सोसाइटी में जो भी पर्सन है वो एक जर्नल विल के साथ आया है। इनकी जर्नल विल की वजह से ये इतने फेमस थे रोमांटिसिज्म के पीरियड में। इनकी जर्नल विल बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। जर्नल विल क्या कहते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ कि क्या वजह थी, क्या जर्नल
जनरल विल इन्होंने यूज की थी। जो बेस्ट एजुकेशन, वो कह रहे हैं कि एजुकेशन जो इंडिविजुअल की लाजमी हिस्सा है, ये लाजमी करनी चाहिए और वो उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि अब हर स्टूडेंट के अंदर कि वो अपनी नेचर को अंडरस्टैंड करें, अपने अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करें अपनी नेचर को रिकॉग्नाइज करने के लिए। अगर हम इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री देखें, ये पर्सन जो सा था, इसका टाइम पीरियड बहुत ही डिफिकल्ट गुजरा है। इनके फादर जो से थे वो घड़ा साज थे, घड़े बनाया करते थे और बहुत ही मतलब के इनकम उनकी बहुत ही कम थी। तो उन्होंने काफ़ी बैकग्राउंड, इनकी जो सी हिस्ट्री है वो बहुत टफ थी। इन्होंने खुद भी लाइफ काफ़ी टफ स्पेंड की। उसके बाद जो इनके फादर थे, इन्होंने जगह जगह इन्हें छोड़ा कि काम सीख लें, लेकिन इन्होंने नहीं सीखे। इसी वजह से इनके अंदर, इनकी फिलॉसफी के अंदर भी कमियां रह गई थी। बहुत ही इन्होंने नेचर पे काम करना स्टार्ट किया। इन्हें वो जो वेल्थ वगैरह थी, दौलत वगैरह से गुस्सा आता था। तो ये इनके जनरल विल कॉन्सेप्ट भी इसी चीज़ पे था। ये कहता था, इसका जनरल विल का कॉन्सेप्ट में ये आता है कि जब इंसान बॉर्न होता है ना, पैदा होता है, तो वो फ्री विल होता है, उसको हर चीज अल्लाह पाक ने दी होती है। उस गॉड का कॉन्सेप्ट था उनके कि गॉड ने उन्हें सब कुछ दिया होता है, वो फ्री विल होता है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती। वो अपने इर्द गिर्द खुद ब खुद चेन्स बना लेता है, खुद ब खुद अपने आप को जकड़ लेता है दुनिया की आराइशों में, दुनिया की मजे मजे की चीजें देख देख के वो उनकी तरफ जाता है, उन चेन्स को अपने इर्द गिर्द बांधता चला जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कैद हो जाता है। तो जनरल विल का इनका कॉन्सेप्ट भी यही था। अगर देखा जाए तो ये फिलासफर जो सा था ना, उस टाइम पे डेमोक्रेसी जो सी है वो स्टार्टिंग हुई थी। डेमोक्रेसी तो लोग समझते थे जो हम इंसान को चूज करेंगे, डेमोक्रेसी में होता है ये हुकूमत को चूज करना, आपने किसी एक पर्सन को चूज करके अपने ऊपर फॉलो करना, फिर हमने उसकी हर बात को फॉलो करना होता है। तो इन्होंने कहा था कि जो हम पर्सन चूज करते हैं, तो वो पर्सन जो सा है वो हमारी मदद करेगा, हम इसलिए चूज करते हैं। और एक्चुअली में हुआ क्या, जब डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई, डेमोक्रेटिक में क्या हुआ, जब पर्सन चूज हो गया तो उस पर्सन ने अपने हुक्म लोगों पे लागू करने स्टार्ट कर दिए, जिससे और ज्यादा डिफिकल्टीज हुई लोगों को। लोगों ने कहा हमारा मकसद तो फ्री विल होने का था और हमारा यहाँ पे एम कंप्लीट नहीं हो रहा। सेकेंडली जो पर्सन आया था रोमांटिसिज्म का, वो था जोहान वोल्फगैंग वॉन गोथे। इसको डिफरेंट तरीके से गोथे को ना वो करते हैं प्रोनाउंस, गोथी भी इसे कहते हैं, कि कोई इसको गोथे कहता है, तो आपको जैसे सही लगता है इसकी प्रोनाउंस करना। ये लाइफ को डिस्क्राइब करते हैं, ये कहते हैं कि जो जिंदगी हम खुद चूज करते हैं वो बेस्ट है, और हम उसके ऑपोजिट फोर्स कोई ना कोई चूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ही मुश्किल हो जाती है लाइफ को गुजारना। वो इसने एक बात की, उसने कहा अगर मोहब्बत होती है तो नफरत भी होती है, दो फोर्सेस हमेशा इकट्ठी हमारे पास आती हैं। अगर आप हैप्पी हो रहे हो तो आपको सैड भी होना होता है। ये होती है आपकी जिंदगी में कोई एक चीज के आने से दूसरी चीज भी लाजमी किसी और के पास आ रही है। मे बी वो जो लाइफ आपके पास है वो आज आपके पास है, किसी और के पास उसके ऑपोजिट है। हो सकता है वो ऑपोजिट लाइफ आपके पास आ जाए और आपकी वाली उसके पास। ये जिंदगी में उसने कहा कि चेंजेबल होते रहते हैं, अपोजिंग फोर्स हमारी लाइफ में लाजमी होती है। और हम हमेशा, उसने कहा ह्यूमन बीइंग जो से है ना, वो फॉर एवर बियॉन्ड द साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, वो हमेशा ही साइंटिफिक को लेके चल रहे हैं। वो जो नेचर पे है ना, इन्होंने टोटली नेचर्स पे ज्यादा काम किया था। उसने कहा हम इमोशंस नहीं देखते, हम फीलिंग्स नहीं देखते, हम नेचर पे काम नहीं करते, हम बजाय इन चीजों के साइंटिफिक करने स्टार्ट करती हैं। लास्ट वन जो सा है आर्थोसोफोफेनस है। ये बिलीव करता था कि हमें जिंदगी गुजारने के लिए किसी पावरफुल ह्यूमंस को की मोटिव को सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। देखिए अगर आपने बहुत अच्छी जिंदगी गुजारनी है, अपने आप को मोटिव रखना है, तो वो कह रहे हैं कि विल टू सर्वाइवल, सर्वाइवल करने के लिए ही हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं। और एक पावरफुल ह्यूमंस भी हमेशा अपने आप को अपने उस सोसाइटी का हिस्सा बनाने के लिए अपने आप को मोटिव करता है। जो हम अगर लाइफ को देखा जाए, वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक लाइफ एक सर्कल की तरह है, एक साइकिल की तरह। हमें एक नीड आती है, दूसरी नीड आती है, और फिर हम सेटिस्फाई होने के बाद दूसरी नीड हमारे पास आ जाती है, इवन कि हमारी डेथ हो जाती है। अगर आप ह्यूमन स्ट्रीक की मैस्ले की थ्योरी को अंडरस्टैंड करते हैं, स्टूडेंट में भी आप लोगों ने ना की हो, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट मैस्ले की थ्योरी लाजमी लर्न करके ही सेकंड में आते हैं।
सो स्टूडेंट्स उसमें उसने यही बात बताई है, आपके पास बेसिकली 5 नीड्स होती हैं। फिजियोलॉजिकल नीड होती है आपके पास, जब तक आप एक नीड नहीं पूरी करते आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, आप अगली नीड की तरफ चले जाते हैं। सो स्टूडेंट्स आप एक नीड को कंप्लीट करके जो है ना टोटली दूसरी नीड पे स्टेप कर लेते हैं। वो स्टेप रखने की वजह से आप अगली नीड को सेटिस्फाई करने के लिए स्ट्रगल स्टार्ट कर लेते हैं, मोटिवेशन अपने अंदर क्रिएट कर लेते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं, इवन कि आप उन लाइफ की वो जो सी नीड्स हैं वो ही सेटिस्फाई करते करते आपकी डेथ हो जाती है। उसने कहा ये हमारी ज़िंदगी है, हम इस तरह सर्वाइवल कर रहे हैं। उसने मिनिमाइज किया रशियन फोर्स जो सी उसने बताई थी, उसने रिप्रेस किया। उसने कहा कुछ जो सी फोर्सेस हैं लाइक द लव वगैरह, इसको हमें रिप्रेस भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें टू मच इसको डिस्क्राइब करें या टू मच लव करें और फिर उसी के अंदर हम उसमें फना हो जाए। उसने कहा ये ऐसे कोई चीज़ नहीं होती। ये रोमांटिसिज्म के मेन पॉइंट्स है स्टूडेंट्स। वैसे ये अगर रोमांटिसिज्म देखा जाए तो ये इंग्लिश के स्टूडेंट्स एंड उर्दू के स्टूडेंट्स हैं, उनके बीएस के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए लिटरेचर व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ पीरियड है। बट स्टूडेंट साइकोलॉजी में आई थिंक सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।